आप लगातार पिछले कई दिनों से तरह तरह की खबरें देख रहे हैं, लेकिन आज आर पार में खबरों का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े खुलासे का दिन है। और यकीन मानिए ये खुलासा इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर भी है, क्योंकि भारत में फैले कोरोना वायरस के कुछ तार सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। हमारे पास वो पुख्ता जानकारी मौजूद है जिससे ये साफ हो रहा है कि पाकिस्तान ने भारत में कोरोना की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक गहरी सोची समझी साजिश रची और इस काम में तबलीग से जुड़े कई देशों के लोग मोहरा बन चुके हैं। तो आज सबसे पहले हमारा यह बड़ा खुलासा देखिए और फिर इसी पर सबसे बड़ी बहस, और साथ होंगे केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान भी, जिनसे हम एक्सक्लूसिवली 1-to-1 बात करेंगे आर पार में। भारत में कोरोना साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा आर पार में देखिए, वाकई ये आंखें खोल देगा देश भर की। भारत में कोरोना पर सबसे बड़ा खुलासा। पाकिस्तान की साजिश, जमात बना मोहरा। आज हम भारत में कोरोना वाले जिहाद पर बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। ये तस्वीरें गौर से देख लीजिए, क्योंकि अगले 1 घंटे पूरे देश के लिए इससे बड़ी कोई दूसरी खबर नहीं होगी। असल में भारत जिस कोरोना से जूझ रहा है उसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं। तबलीगी जमात के इज्तिमा की ये तस्वीरें नेपाल के बोडे बरसेन इलाके की हैं, जो इसी साल 17 फरवरी को हुई थी। ये दूसरी तस्वीर ओडिशा के कटक के पास के एक रेलवे स्टेशन की है, जहां जमात के लोग सामूहिक नमाज पढ़ रहे हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निजामुद्दीन वाले मरकज के भीतर कैसा नजारा रहा होगा। अब जरा इस पूरी कहानी में पाकिस्तान का खेल देख लीजिए। खुफिया एजेंसियों से न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत में कोरोना साजिश की बुनियाद फरवरी के आखिरी हफ्ते में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में रखी गई, जहां तबलीगी जमात की इज्तिमा हुई। ये इज्तिमा कुआलालंपुर की पेटालिंग मस्जिद में हुई। इसमें पाकिस्तान तबलीगी जमात के भी सैकड़ों लोग शामिल हुए। इन लोगों के रहने का इंतजाम कुआलालंपुर की पाकिस्तानी दूतावास ने किया। मलेशिया में पाकिस्तान की उच्चायुक्त आमना बलोच खुद इनके साथ दूसरे देशों के जमातियों से मिलने पहुंची और फिर शुरू हुआ कोविड-19 से बचाव के खिलाफ कट्टरता फैलाने का खेल। सूत्रों के मुताबिक भारत में जिन हालात में कोरोना वायरस तेजी के साथ फैला, वो एक सोची समझी साजिश की ओर इशारा करता है। मलेशिया में हुई इज्तिमा में 2 बातों पर काफी जोर दिया गया। पहला ये कि अगर वजू यानी नमाज से पहले हाथ धो लिया जाए तो कोरोना वायरस कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दूसरा ये कि कोरोना वायरस पश्चिमी देशों के दुष्प्रचार का हिस्सा है। कहा गया कि कोरोना के खिलाफ बचाव अल्लाह के खिलाफ है। इसके बाद पाकिस्तान के इशारे पर सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया और कहा गया कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथों में है, इसलिए बचाव करने या दवाओं से कोई फायदा नहीं होगा। इशारा साफ था कि जमाती कोरोना के खिलाफ कोई सावधानी ना बरतें। साथ ही नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया के जमातियों के दिमाग में कट्टरता भरी गई और फिर उन्हें भारत में लोगों को संक्रमित करने के लिए भेज दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन देशों के लोगों को भारत का वीजा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। निजामुद्दीन की मरकज में इंडोनेशिया से 379, थाईलैंड से 65, बांग्लादेश से 110, श्रीलंका से 33 और किर्गिस्तान से 77 जमाती निजामुद्दीन पहुंचे थे। इन्हें कहा गया कि हिंदुस्तान में जाकर मस्जिदों में रहें,
क्योंकि मस्जिदों में इन्हें कोई वायरस छू भी नहीं सकता। पूरी साजिश में पाकिस्तान तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना तारिक जमील की बड़ी भूमिका है। जरा इस मौलाना की तस्वीर देखिए। 14 मार्च 2020 को ये इमरान खान के साथ था। दूसरी तस्वीर में ये जाकिर नाइक के साथ है। तो अब सवाल ये है कि क्या भारत में फैला ये कोरोना एक बहुत बड़ी साजिश है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। लेकिन बहस करने से पहले मेरे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मौजूद हैं केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। खान साहब, आपका स्वागत है। देश का नंबर 1 शो है ये, और इस समय हमारे चैनल ने जो खुलासा करा है वो खुलासा ये है कि तबलीगी जमात जो कोरोना वायरस लेकर आई, उसके अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ उसके तार जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज, मलेशिया में तबलीग की बैठक होती है, पाकिस्तान यहां प्रोपेगेंडा करता है जहां पर, और हमें इससे कुछ नहीं होगा, और फिर यहां से बड़ी संख्या में कई देशों को, जमातियों को भारत में पुश किया जाता है। आरिफ मोहम्मद खान, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज मिल रही है? आरिफ जी, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं, न्यूज 18। अब आइए आरिफ जी। हाँ, अब आपकी आवाज आई। अब आपकी सवाल बड़ा स्पष्ट हाँ। है जो इस समय न्यूज 18 एक्सपोजे कर रहा है जमात के ऊपर। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मलेशिया में बैठक की गई तबलीग की, और उसके बाद वहां पर ऐसे देश चुने गए जिनको भारत में आसानी से वीजा मिल जाता है, उन लोगों को भारत भेजा जाएगा और उसके बाद स्थिति भारत में बेकाबू हो जाती है? अगर आपके पास ऐसे तथ्य आए हैं कि ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो अथॉरिटीज हैं वो उसका संज्ञान लेंगी, और इस मामले में जो हो चुका वो तो हो चुका, लेकिन निश्चित तौर से वो ऐसे कदम उठाएंगे जिससे कि कम से कम भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। और आपके पास अगर तथ्य आए हैं तो मैं ये समझता हूं कि आपको उन तथ्यों को जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ शेयर करना चाहिए। बिल्कुल, खुफिया सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आई है और उसको हम अथॉरिटीज के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आखिरकार तबलीग ने अगर सब कुछ सही किया है, जमात ने अगर सब कुछ सही किया है, तो मौलाना साद फरार क्यों है? नहीं, मैं तो खुद बार बार यही सवाल उठा रहा हूं, बल्कि शायद सबसे पहले जब मुझसे ये सवाल पूछा गया जी, तो ये कहा गया कि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो 24 तारीख को या 23 तारीख को लिख के दे दिया था और वो जगह खाली करना चाहते थे। तो मैंने ही ये बात कही थी कि मेरे पास उनकी स्पीच का क्लिप है जो किसी ने मुझे भेजा, लेकिन मैं सिर्फ क्लिप की बुनियाद पर बात नहीं करता हूं। मैं YouTube पर गया और मैंने वहां उसे ढूंढा, मुझे मिल गया और मैं आश्चर्य में रह गया जो कुछ कहा गया है। और वो 27 मार्च का है, जिसमें उन्होंने लगातार ये कहा कि आपको कहा जा रहा है मस्जिदें छोड़ने के लिए, मैं आपको कह रहा हूं कि आप यहीं रहिए और मस्जिद बिल्कुल न छोड़िए। आपको कहा जा रहा है, डॉक्टर ये राय दे रहे हैं, डॉक्टर की राय नहीं मानी जा सकती, सिर्फ उस डॉक्टर की राय मानी जा सकती है जो उन्होंने 3-4 चीजें कही, दीनदार हो, मुत्तकी हो, आमाल का शौकीन हो, यानी वो जमात के का काम करता हो। और अगर वो भी ये राय दे कि मस्जिदें छोड़ दीजिए तो उसकी राय भी मत मानिए। उन्होंने उसमें पूरा जो जोर दे के कहते हैं कि ये साजिश है ताकि मुसलमानों का ताल्लुक मस्जिदों से टूट जाए। तो मुझे सिवाय इसके कि बहुत मैं दंग रह गया सुन के। और ये शायद उसके बाद बहुत लोगों के मुझे फोन आए कि उसका हमें
वो कौन सा मैंने कहा भाई यूट्यूब पे जाइए देखिए वो तो मौजूद है और 26 या 27 तारीख को वो अपलोड किया गया। बिल्कुल हमने और दिखाया भी। रोजाना हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब वो हमने दिखाया भी, रोजाना वो हमने दिखाया भी। वो एक ऑडियो क्लिप है जिसके अंदर वो काफी सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन खबर लगातार आ रही है। देखिए मौलाना साद ने जो करा, जो उन्होंने भाषण दिया वो हम सबके सामने है, लेकिन जमात के लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, डॉक्टरों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, थूकना, नर्सों के सामने अपने कपड़े खोल देना। सिवाय इसके कि इस पे अफसोस से मैं तो पहले भी कहा हूं कि ये सब जो हरकतें हैं, ये कोई आप इसे आलोचना कहिए, आप इसकी भर्त्सना कीजिए, निंदा कीजिए, इन हरकतों के लिए ये शब्द भी कम पड़ जाएंगे। और असल में मेरा ये मानना है कि ये सारी समस्याओं की जड़ है अज्ञानता। क्योंकि अज्ञानता का, मैं उन लोगों को नहीं कह रहा हूं जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके तो निहित स्वार्थ हैं, लेकिन आम आदमी के दिमाग में उसकी अज्ञानता का फायदा उठाकर ऐसा अंधविश्वास पैदा कर दिया जाता है कि वो अपनी जान भी देने को तैयार हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं और आपसे भी कह रहा हूं कि ये समस्या के संकेत हैं। ये जो हमारे सामने जो कुछ हम देख रहे हैं, ये सिम्टम्स हैं, अलामतें हैं, ये बीमारी नहीं है। बीमारी इससे ज्यादा गहरी है। उस बीमारी को जब तक, और मैं लगातार आज नहीं, अब से 10-12 साल पहले, 10 साल पहले मेरी किताब छपी थी, उसमें वो आर्टिकल मौजूद मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये तबलीगी जमात अपने लोगों को क्या पढ़ा रही थी? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या पढ़ा रही है? आप अथॉरिटीज के साथ कॉपरेट मत करिए। अगर आपको एक बीमारी हो गई है तो आप डॉक्टर के साथ कॉपरेट मत करिए, डॉक्टर के ऊपर थूकिए, उस पे पत्थर चलाइए। मतलब ये किस तरह के विचार है? क्योंकि अगर कोई धार्मिक संस्था भी है, धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो वो कुछ तो बात ढंग की सिखाएगी, या वो बोलेगी कि आप ये उल्टा करिए। भाई धर्म का उद्देश्य लोगों को सुसंस्कृत बनाना होता है, उन्हें मुहज़्ज़ब बनाना होता है। उन्हें इस बात के लिए कहा जाता है कि अपनी अकल का इस्तेमाल करो, अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में मत डालो। लेकिन अगर इसके विपरीत लगातार काम किए जाएं और उनको आप अनदेखे किए जाइए तो फिर हिम्मतें बढ़ती चली जाती हैं। यही इस मामले में हुआ। जी मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पर आप बेबाकी के साथ अपनी राय रखते आए हैं और आज भी रखेंगे। क्या आपको लगता है कि जमात के ऊपर इस समय बड़े सारी बातें कही जा रही हैं कि जमात ये गलत करती है, जमात वो गलत करती है और इसका टारगेट मुसलमानों को नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हुआ ठीक उल्टा है। जब जमात की बात सामने आई तब किसी ने इस्लाम धर्म की बात नहीं करी, मुसलमानों की बात नहीं करी। जैसे कनिका कपूर एक सिंगर थी, उसको जब क्वारंटाइन किया गया, उसमें जब कोविड-19 के सिम्टम्स पाए गए तो कोई धर्म को बीच में नहीं लेके आया। जब मौलाना साद की बात आती है तो धर्म क्यों बीच में आ जाता है? जमात ने अगर गलत काम किया तो गलत काम किया। बहुत बदकिस्मत। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और मैं हैरान हूं, मैं देख रहा हूं कि वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे अभी 1-2 हफ्ते पहले तक शाहीन बाग में, वहां जो लोग बात कर रहे थे उनके पक्ष में और कह रहे थे संविधान और सेकुलरिज्म खतरे में, आज वही संविधान और सेकुलरिज्म के जो सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, वो इस वक्त धर्म की बात करके और इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई बेबाकी की बात नहीं है। ये मुझे उससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात ये नजर आती है
कि जहां आप इतना ज्यादा सम्मोहित और अनुराग आपके अंदर पैदा हो जाए एक गलत काम करने वालों के लिए कि गलत काम मानते हैं। मैं तो अंग्रेजी के अखबारों में भी आर्टिकल पढ़े हैं, मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो भी उन लोगों के देखे हैं जो कल शाहीन बाग के मामले में सेकुलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। इस वक्त वो कह रहे हैं कि ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि इनकी समझ ये है कि रिलीजन ही नहीं ये बताता है। तो फिर अब क्या हुआ वो सेकुलरिज्म और क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन? मैं तो खुद यही सवाल कर रहा हूं। एक चीज और, जमात के मामले के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तबलीगी जमात के मामले के अंदर हम तमाम लोग कह रहे हैं कि देखिए ये गलत होना था, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि जब इनके पास विदेश से लोग थे, सबको पता है ये जो वायरस है ये विदेश से आ रहा है, जब दिल्ली की सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, केंद्र की सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, तब भी आपने विदेशियों को बंद रखा। आपने 1000 लोग बोला, 2000 लोग निकले और उसको पूरे भारतवर्ष में फिर फैला दिया। तो कहीं ना कहीं जो न्यूज 18 का खुलासा है जो सीधा मलेशिया से लिंक है, वो बात तो पुख्ता होती है गवर्नर साहब। भाई बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, मैंने तो पहले ही कहा कि अगर ये तथ्य हैं तो इसका संज्ञान तुरंत लिया जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में, लेकिन मुझे तो जो अब तक जो चीज उन्होंने खुद कही है, ये तो आप तो दूसरे सोर्सेज से लेके आए, लेकिन मुझे तो जो उन्होंने खुद कहा है वो कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी आंखों से भी किसी को मरता हुआ देखो तो जान लो कि इससे अच्छी मरने की जगह कोई और नहीं हो सकती। मुझे तो अपने आप में ही इतनी इसमें जघन्यता नजर आती है, इतना ये मुझे सीरियस नजर आता है कि मुझे पर्याप्त शब्द नहीं मिल रहे कि किन शब्दों में इस एटीट्यूड की भर्त्सना की जाए। ये अंधविश्वास क्यों है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। तो पूरे अपनी नहीं, मैं कह रहा हूं अपनी जान को खतरे में डाल रहे। आपका अंधविश्वास है तो आप अपनी जान, आप जो करना है वो करिए, लेकिन आप तमाम लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, देश को खतरे में डाल रहे हैं, पूरे समाज के लिए आप एक खतरा पैदा कर रहे हैं। तो मुझे तो वो जो उन्होंने खुद अपने मुंह से, आप तो वो बातें कर रहे हैं जो आपको कहीं से सूचना मिली है, मैं वो बात कह रहा हूं जो उन्होंने खुद अपने मुंह से कही है, जिसके लिए एविडेंस लाने की जरूरत नहीं है। मेरे नजदीक उसमें गैर जिम्मेदारी नहीं, उसमें क्रिमिनलिटी की सारी हदें पार कर दी गई। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान, दिक्कत यह है कि जो मीडिया तबलीगी जमात को आईना दिखा रहा है, उस मीडिया को गाली दी जा रही है, उन रिपोर्टर्स को गाली दी जा रही है। कुछ मौलाना ये कह रहे हैं कि अब मीडिया सड़क पर घूम के दिखाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें धर्म कैसे बीच में आ गया। भाई आप ये बात मुझे बता रहे हैं, मेरे ऊपर 86 में कितने हमले हुए कुछ मालूम है? बिल्कुल मैं जानता हूं। और जो लोग बाद से लगातार, और जो लोग आपको नहीं जानते, युवा जनरेशन के, आरिफ मोहम्मद खान माफ करिए गवर्नर साहब, आपको रोक रहा हूं, जो आज के युग के लोग आपको नहीं जानते, मैं बता देता हूं। आरिफ मोहम्मद खान वो व्यक्ति है जिसने राजीव गांधी की कैबिनेट छोड़ दी थी शाहबानो केस पर। आरिफ मोहम्मद खान वो व्यक्ति है, आज हम जब ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, इन्होंने जब वाकई कांग्रेस की मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, आरिफ मोहम्मद खान केंद्र में मंत्री थे, वो सरकार छोड़ दी थी क्योंकि शाहबानो के साथ इंसाफ नहीं हुआ था। इसलिए आरिफ मोहम्मद खान भारत के इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं, भारत में मुस्लिमों की तरक्की के साथ जुड़े हुए हैं, वो व्यक्ति आरिफ मोहम्मद खान। इसलिए आरिफ मोहम्मद खान का परिचय देना आज की युवा पीढ़ी को बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आरिफ मोहम्मद खान से मैं इस विषय पर बात भी कर रहा हूं। आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर साहब अब अपनी बात को पूरा करिए। हाँ, मैं कह रहा था कि सिर्फ तभी नहीं, अभी भी जो कुछ मैं पिछले सीए पर या अभी कुछ बोला हूं, किस कदर मुझे ये बातें परेशान नहीं करती। यूट्यूब के आप कमेंट्स जरा मैं
देखता भी नहीं हूं अपने इंटरव्यूज को, लेकिन जो लोग हैं बताते हैं मुझे कि गालियों की भरमार है, उससे इससे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। मैं एक चीज को, जो मेरी कन्विक्शन है, जो मेरा मत है, मैं उसको अब उसके लिए खड़ा होने का काम का मतलब, उसका मतलब ही अपने धर्म का निर्वाह करने का मतलब ही ये है कि अगर उसमें धमकियां आए, अगर उसमें नुकसान उठाना पड़े, जी जी, तो उसके लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। लेकिन इन चीजों से कभी भी आपने गालियों की बात करी, नहीं चाहिए। आपने गालियों की बात करी, आपको और मुख्तार अब्बास नकवी को लेटेस्ट गाली अमनतुल्लाह खान ने ली है, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल करा है जो टेलीविजन पे मैं बोल भी नहीं सकता। क्यों ऐसे लोगों का नाम लेते हैं? क्यों ऐसे लोगों का नाम लेते हैं? इनको क्यों मशहूर करते हैं? मैं तो हंसता हूं जब मैं मुझे जब कमेंट बताए जाते हैं तो मैं हंसता हूं। इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये लोग ऐसे लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं जो समाज के लिए गलत है? दिल्ली के लोगों को भी तो तकलीफ हो रही है ना तबलीगी से। हाँ, दिल्ली क्यों, पूरे देश को तकलीफ हो रही है भाई। तमिलनाडु में तो अभी मेरी थोड़ी देर पहले अंडमान निकोबार में बात हो रही थी, उनके यहां तो जितने केस हैं वो सब मरकज से जुड़े हुए हैं और कोई केस ही नहीं। मुझे तो ये पूरे देश को तकलीफ हो रही है। फिर अगर दिल्ली में तकलीफ है, पूरे देश में तकलीफ है, उसके बाद क्या मरकज को बैन करना चाहिए तबलीगी जमात को भारत के अंदर? क्योंकि जो उन्होंने करा है वो मानव जात के ऊपर एक बड़ा पर मैं बहुत बैन वगैरह के पक्ष में मैं नहीं हूं, बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप बैन करेंगे तो चाहे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करें और चाहे संगठन के, वो कोई दूसरा रूप धारण करके सामने आ जाते हैं। बुनियादी चीज जो है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जी जी जी, ये सिम्टम्स हैं, डिजीज की तरफ ध्यान। वो कौन, देखिए मैं तो ऐसी संस्था की पैदावार हूं जिसको उस आदमी ने बनाया था, सर सैयद ने, जिसके खिलाफ 68 फतवे थे और उन्होंने उसकी कभी परवाह नहीं की। 68 फतवों में कहा गया इनकी गर्दन काट दो। लेकिन इस देश में और भी संस्थाएं जिनका एक ही काम है, वो काफिर बनाने की फैक्ट्री जी जी, वो हर किसी को काफिर कहते हैं, वो हर किसी को काफिर, और उसमें जो एक सुप्रीमेसिस्ट एटीट्यूड पैदा होता है, हम ही जन्नत में जाएंगे, उसमें मैं आपको इस हद तक बताता हूं, तबलीगी जमात आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कोई साहब जिनका इनसे ताल्लुक है, मुझसे उन्होंने पूछा कि आपकी तबीयत वगैरह ठीक रहती है? मैंने कहा जी। कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं टहल नहीं पाता हूं चूंकि फ्लैट फीट हैं, लेकिन मैं योगा करता हूं। तो उन्होंने मुझे लगभग 15 मिनट ये समझाने की कोशिश की कि योगा तो काफिराना अमल। अच्छा, तो अब ऐसे लोगों को मैं उनको दोष नहीं देता, क्योंकि उन विचारों को यही समझ। यहां पे मैं आपकी अपनी पूरे समाज की जिम्मेदारी मानता हूं। आखिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें शिक्षित करें ताकि उनके अंदर चेतना पैदा हो सके। आरिफ मोहम्मद खान, बिल्कुल आपको चेतना नहीं पैदा हो, बिल्कुल अच्छी बात करी कि हम शिक्षित करें, लेकिन अब जमात को तो शिक्षित करा हुआ था, लेकिन वो फिर अशिक्षित बन गई। उनको पता था ये अपराध है, वो अपराध करते गए। मैं बाकी लोगों की भी बात कर रहा हूं। मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि जहां धंधे का मामला हो वहां शिक्षित आदमी भी अपनी दुकान में ताला नहीं डलवाएगा। मैं बात कर रहा हूं आम आदमी की, जो इनका शिकार बनता है। मैं उनकी नहीं बात कर रहा जो निहित स्वार्थ जी, वो तो कभी भी अपना धंधा नहीं बंद करेंगे। जी जी जी, गवर्नर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए जुड़े, आपने अपनी बात को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ मोहम्मद खान।